अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुब्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। रिसेंटली सीटें आई थी एफजीआई के थ्रू ईएसटी की, और आप लोग डेफिनेटली उसके लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उसके टेस्ट की जो टेंटेटिव डेट अनाउंस हुई है वो है 11-12 अक्टूबर, यानी कि कुछ कैंडिडेट्स का 11 तारीख को टेस्ट होगा और कुछ का 12 को। उसकी जो रोल नंबर स्लिप है वो 6 अक्टूबर तक अपलोड कर दी जाएगी और आप लोग पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी तैयारी इस वक्त किस लेवल पर है और किस लेवल पर होनी चाहिए। डेफिनेटली आप लोग उसको सिलेबस को तैयार कर रहे हैं जो वेबसाइट पर दिया गया है, 5 सब्जेक्ट्स आप लोग फोकस करके तैयार कर रहे होंगे। तो उसी एक सिलसिले को जारी रखते हुए हम लोग आपके लिए ये पास्ट पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। दो पहले हम रिसेंट जो पास्ट पेपर्स हुए थे वो हम अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और अब ये थर्ड वन आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को मुश्किल रहनुमाई मिल सके। इसके अलावा मैं बताता चलूं कि अगरचे आज 29 तारीख हो गई है और आपके पास नेक्स्ट जो है आज का दिन मिलाकर भी 11 से 12 दिन है तैयारी के लिए, लेकिन आप इसका भी मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर रब्ता करें 0333-260-5045, या फिर आप इस नंबर पर रब्ता करें 0342-447091। इन नंबर्स पर रब्ता करके आप लोग स्टडी मटेरियल ले सकते हैं या फिर क्रैश टेस्ट सीरीज में शामिल होकर जितने भी टेस्ट हो रहे हैं हमारे, जो पहले हो चुके हैं, जो अब साथ हो रहे हैं, वो सारे टेस्ट आप लोग ले सकते हैं। इस तरीके से फायदा आपको ये होगा कि आप लोग अपनी तैयारी को जज कर सकेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में से गुजर सकेंगे, और जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में से गुजरेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों की बहुत सारी कमियां दूर हो जाएंगी। और ये पास्ट पेपर्स को लाजमी देखा करें। इनको देखने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे एक माइंड में होता है ना कि पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा जो अनसीन हो, आपने कभी पढ़ा ही ना हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वही चीजें आएंगी जो पढ़ाई जाती हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले इसमें चूंकि 5 पोर्शन है तो सबसे पहला पोर्शन है इंग्लिश का, और पहला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ इनविंसिबल। अब इनविंसिबल जो है ये इसका मतलब होता है अनडिफीटेबल, कोई ऐसा पर्सन जिसे शिकस्त नहीं दी जा सकती, तो उसे हम इनविंसिबल कहते हैं। अच्छा, एंटोनिम वाले क्वेश्चंस आते हैं, एंटोनिम वाला भी और सिनोनिम वाला भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनविंसिबल का मतलब है अनबीटेबल या अनडिफीटेबल, जिसे हराया ना जा सके। तो इसका उलट देखना है, तो इसका उलट वो होगा जिसे हराया जा सकता है। तो वल्नरेबल, जो कि एक्सपोज्ड हो टू डिफीट, उसे हम वल्नरेबल कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ रिकंसाइल। रिकंसाइल होता है मुख्तलिफ यूनिट्स को, कंपोनेंट्स को मिला देना। तो इसका सेमिंग में वर्ड बनेगा इंटीग्रेट, यानी कि शामिल कर लेना, चीजों को मिला लेना। थर्ड क्वेश्चन एक इडियम है टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर का मतलब होता है अपीयर सडनली, अचानक से नमूदार हो जाना। फोर्थ क्वेश्चन है इट वॉज रेनिंग हेवीली यस्टरडे नाइट सो दे डैश आउट। अब ये क्वेश्चन की पहले तो सेंस को समझे कि कल रात तेज बारिश हो रही थी, तो इससे नेक्स्ट क्या बात होनी चाहिए? इससे नेक्स्ट बात ये होनी चाहिए तो वो बाहर निकल आए। तो सो दे या बाहर निकल आए या बाहर नहीं गए, दोनों तरह के हो सकता है। सो दे डिड नॉट गो, ये यहां पर आएगा। अब डिड नॉट के साथ वेंट तो आने वाला नहीं है क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है, और यहां पर ये वुड नॉट गो या वुड नॉट गोन भी नहीं आएगा क्योंकि यहां पर कोई फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात नहीं हो रही, पास्ट पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। तो इसलिए यहां पर ये आपके पास डिड नॉट गो आएगा। नेक्स्ट है इफ शी डैश हार्ड शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम। ये कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर उसने मेहनत की होती तो वो इम्तिहान पास कर लेती। कंडीशनल है कि अगर मेहनत करती तो इम्तिहान पास करती। और ये कंडीशनल सेंटेंस की भी थर्ड टाइप है, तो इसे हम कहते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो थर्ड कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं इनमें जो पहला पार्ट होता है उसमें पास्ट परफेक्ट होगा, तो सेकंड पोर्शन में होगा वुड हैव, तो ये इस कंसर्न में होगा, ये पास्ट का कनेक्शन है। तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, हाइपोथेटिकल कंडीशन यहां पर चल रही है। नेक्स्ट है द पार्टिसिपेंट्स डिडंट एग्री डैश द एजेंडा प्रेजेंटेड। अच्छा, अब यहां से आप चेक करें, ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आ गया। पहले सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन आए, फिर सेंटेंस कंप्लीशन के आए, अब हमारे पास प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आ गया है द पार्टिसिपेंट्स डिडंट एग्री विद द एजेंडा प्रेजेंटेड, तो यहां पे विद आएगा। नेक्स्ट है द डैश वेदर फोर्स्ड अस टू स्टे इंडोर। ये एक तरह से आपकी वोकैबुलरी का इम्तिहान भी है। तो किस तरह का वेदर
घर रहने पर मजबूर कर सकता है, हार्श वेदर, ऐसा वेदर जो बहुत सख्त हो, शदीद सर्दी हो, शदीद गर्मी हो, शदीद बारिश हो, तो उसके लिए हम यहां पर कौन सी टर्म यूज करेंगे, इंक्लीमेंट। नेक्स्ट है स्पेलिंग्स वाला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है अपॉर्चुनिटी, ये डी वाला जो है ये यहां पर ठीक है। विच टाइप ऑफ कंजक्शन इज यूज इन द सेंटेंस, शी वॉन्टेड टू गो स्विमिंग बट इट वॉज रेनिंग। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, शी वॉन्टेड टू गो स्विमिंग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इट वॉज रेनिंग सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहां पर हमें ऐसा कंजंक्शन चाहिए जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला सके, तो इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, चूज अ करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर ही सेड टू मी वेयर वर यू। ये हमारे पास डायरेक्ट है, हमने इसको इनडायरेक्ट करना है, तो ही सेड टू मी, इसकी जगह यहां पर हो जाएगा ही आस्क्ड मी, क्योंकि बात पूछी जा रही है। ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन, तो ये आपके पास जो है वर यू, ये हो जाएगा हैड बीन में। नेक्स्ट हमारे पास जनरल साइंस का पोर्शन है, द रिमेनिंग और ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम पास्ट आर नेम्ड एज, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन जनरल साइंस पोर्शन। So fossil is the right answer. The remains or traces of living organism from past are named as fossils, and this branch of science is known as paleontology. तो आप इसको दोनों तरह से याद कर लेंगे कि ये कौन सी ब्रांच है और इसमें किसको स्टडी किया जाता है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, तो जमीन और चांद के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो है 3,84,400 किलोमीटर्स। इन केस ये माइल्स में पूछ लिया जाता है, तो अगर आपने 3,84,400 याद किया हुआ है, ठीक है, 3,84,400 अगर आपने ये याद किया हुआ है, तो आप इसको 1.6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास माइल्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है, गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन, गोबी डेजर्ट ये बड़ा मशहूर सहरा है और ये चाइना और मंगोलिया में मौजूद है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इन फ़ारेनहाइट, अब हम ये एक बात समझते हैं कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है, लेकिन अगर आप उसे फ़ारेनहाइट में लेंगे तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है। नेक्स्ट है, विच कैन बी मेजर्ड बाय एन ओडोमीटर। ओडोमीटर के जरिए हम क्या मेजर करते हैं, ओडोमीटर के जरिए हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। हमारी जो गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, उनकी माइलेज कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, वो सब कुछ ओडोमीटर के थ्रू मेजर किया जाता है। वेव्स कॉमनली यूज्ड इन नाइट विजन डिवाइसेस, नाइट विजन डिवाइसेस में इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल होता है। द अदर नेम ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इन ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। आपको तीनों के अदर नाम, जो अदर नेम्स हैं वो पता होने चाहिए। तो रेड ब्लड सेल्स के लिए जो वर्ड यूज होता है वो उनके रेड कलर की बेस पर हम यूज करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए हम यूज करते हैं उनके व्हाइट कलर या कलरलेस होने की बेस पर। तो इसलिए हमारे पास जो व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए टर्म यूज होती है वो है ल्यूकोसाइट्स, और जो हमारे पास प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स के लिए टर्म यूज होती है यहां पे थ्रोम्बोसाइट्स। ये थ्रोम्बोसाइट्स की टर्म क्यों यूज होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो ब्लड क्लॉट बनते हैं उनको थ्रोम्बस कहा जाता है, और थ्रोम्बस से वर्ड बनता है थ्रोम्बो, तो ये इस हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स बन जाता है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द लाइटेस्ट मेटल। लाइटेस्ट मेटल जो है वो लिथियम है, बैटरीज के अंदर यूज होता है, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, तो ये हम यूज करते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा ये सूट करता है। नेक्स्ट है, विच एल्गोरिथम इज यूज्ड इन एआई टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज। तो एआई में हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, नेम द सेकंड रोबो डेवलप्ड इन 1956 फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड इंटरेक्टिंग विद इट्स एनवायरनमेंट। तो ये जो 1956 में सेकंड रोबोट बना था, इसका नाम यूनिमेट था। यूनिमेट इज द राइट आंसर। ये शेकी बाद में बना था, ये तो 1960s में बना था। यूनिमेट जो है ये दूसरे नंबर पे बनने वाला रोबोट था। साइंस का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान स्टडी से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन फिर आसान है। पहला क्वेश्चन शायद इसलिए आसान देते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाए, जिस तरह साइंस में भी था, इंग्लिश में भी था। तो फेमस इलाहाबाद सेशन, तो फेमस इलाहाबाद सेशन इलामा इकबाल का, जिसमें इलामा इकबाल ने एक अलग
मुल्क का तस्वर दिया था, और 1930 में एड्रेस किया गया था। When was the 18th Amendment Bill passed by National Assembly? यहां पर एक मिस्टेक है ऑप्शंस में, चारों ऑप्शन ही ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर जो डेट करीब तरीन दी गई है वो 15 अप्रैल की दी गई है, लेकिन 15 अप्रैल को तो सेनेट ने ये बिल पास किया था। तो नेशनल असेंबली ने ये बिल कब पास किया था? नेशनल असेंबली ने ये बिल पास किया था 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को ये बिल पास किया गया था, और 7 दिन के बाद ये हमारे उस वक्त प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी। तो आसिफ अली जरदारी डेमोक्रेसी पर बड़ा बिलीव करते हैं, उनका कहना है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो इसलिए डेमोक्रेसी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग करने के लिए 18वीं तरमीम मंजूर की गई थी, और इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आता है। 18वीं तरमीम जो है ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस अमेंडमेंट्स है। नेक्स्ट है, हु वाज सिलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली आफ्टर 2024 इलेक्शन। तो ये बात समझने के लायक है कि 2024 का इलेक्शन जीता कौन था। 2024 के इलेक्शन के नतीजे में सोचें कि वजीर आजम कौन है। इस वक्त वजीर आजम है शहबाज शरीफ, हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। तो इसलिए जो हमारे पास स्पीकर आएंगे नेशनल असेंबली में वो वहीं से आएंगे। तो याद सादिक यहाँ पर राइट आंसर है। यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उमर अयूब और असद कैसर ये पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय, करारदाद लाहौर जिसमें पाकिस्तान का बाकायदा मुतालबा किया गया, वो मौलवी फजलुल हक, ये कई तरह से लिखा होता है शेरे बंगाल मौलवी फजलुल हक, इस तरह से लिखा जाता है। एन एंशिएंट फोर्ट विच इज एक्सेप्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस एंड इंडिकेट इट्स नेम। तो रोहतास फोर्ट जो है पंजाब में, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसीडर किया जाता है। सेनेट में सीटों की तादाद, अब ये यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जब हम कहते हैं ना कि पुरानी एमसीक्यूज वाली बुक्स ना करें, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। लॉजिक ये होता है कि डाटा अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब बहुत सारी बुक्स में लिखा होगा कि सेनेट में जो सीटों की तादाद है वो 104 है, कुछ जगहों पे 100 भी लिखा होगा, लेकिन अब ये 96 रह गई हैं। ये 96 कैसे रह गई हैं? ये 96 इस तरीके से रह गई हैं कि अब जो फाटा है उसको जम कर दिया गया है केपीके में। नेक्स्ट है, पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन, पाकिस्तान 1947 में यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन गया था। यानी जिस साल पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को, तो 30 सितंबर 1947 को हमें पता चल गया था कि हमें यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम करना है। न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान वाज अनवील्ड ऑन। अब ये जो न्यू पॉलिटिकल मैप वाला मामला है वो यूं है कि हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट है इंडिया के साथ, तो इंडिया कश्मीर को अपने नक्शे में दिखाता है, हम अपने नक्शे में। तो 4 अगस्त 2020 को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप प्रेजेंट किया, और उसमें उन्होंने कश्मीर के जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं उनको पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया। करंटली गिलगित बल्तिस्तान का क्या स्टेटस है? अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को घर बैठे ये कंफ्यूजन है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का 5वां सूबा है। हकीकत ऐसी नहीं है, इसको सेमी प्रोविंशियल स्टेटस हासिल है, प्रॉपरली प्रोविंस का स्टेटस हासिल नहीं है। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट्स हैं, कपड़ा और कपड़े की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहां पर होती हैं? तो वो फैसलाबाद में होती हैं। पाकिस्तान स्टडीज कंप्लीट हुआ, जनरल मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। पहले आपको डिसजॉइंट सेट्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन आप खुद ही कर लेंगे। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो अगर दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है और आप उनमें कॉमन ढूंढ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट, यानी कि जिसे आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ वेरिएबल y फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू। देखें, y वेरिएबल हो या कोई भी हो, अगर आप उसके मीन से जितनी भी डेविएशंस ले सकते हैं उनका सम ले लें, उनका टोटल ले लें, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो पहले 5 प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 7 एंड 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो 11। अब ये पहले 5 प्राइम नंबर्स हैं, हम सबको जमा करके टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास इसकी एवरेज आ जाएगी। तो अगर हम इनको जमा करें तो 11 + 7 18, 18 + 5 23, + 3 26, + 2 28। 28 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 5 5s are 25, 5 6s are 3, तो ये 5.6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास
सिंप्लीफाई करें, 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, 2 रेज टू पावर 3 होता है 8 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 8 मल्टीप्लाई 9, द आंसर विल बी 72. The sides of a triangle are in the ratio 3, ratio 4, ratio 5. If the perimeter is 24 centimeter, what is the length of longest side? अच्छा, हमारे पास ये 3 साइड्स हैं, हम तीनों को जमा कर लेते हैं, 3x, 4x, 5x. इनकी एक्चुअली रेशियो है 3, 4, 5. सो दैट इज इक्वल टू 24. हम जमा कर लेते हैं, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 24. एक्चुअली 12 सेंटीमीटर नहीं है, ये हमारे पास है 12x, क्योंकि ये रेशियो है 3 रेशियो 4 रेशियो 5. एक्चुअली ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तो है नहीं. तो हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. 24 को जब डिवाइड करेंगे 12 से, द आंसर विल बी 2. तो x की वैल्यू है 2. अब इसमें से देख लें कि सारी लेंथ्स कितनी कितनी बड़ी है. यहां पर अगर 2 वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 6. यहां पर 2 वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 8. यहां पर 2 वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 10. तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी बड़ी है, 10 सेंटीमीटर बड़ी है. नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर 0, 0, 4, 10, 5, 5. तो हमने सारे नंबर्स को जमा कर लेना है. 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 और टोटल नंबर से डिवाइड कर देना. टोटल हमारे पास 6 नंबर है, तो जमा कर लें. 4 और 10 14 होते हैं और 10 24 होते हैं. 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर 4 आएगा. सो 4 इज द राइट आंसर. द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन. किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या होते हैं, 50-50 होते हैं, या फिर समटाइम ज्यादा भी होते हैं. तो या तो ये होता है कि इवेंट होना ही नहीं, 0%, और बढ़ते बढ़ते चांसेस मैक्सिमम कहां तक जाते हैं, 100% तक. तो 0 to 1 ये चांसेस एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर -5 and 0 दैट लाइज इन. चलें चेक कर लेते हैं. हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट है, एक ये है. हमने इन लाइंस पर कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है. तो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है. तो x की वैल्यू -5, तो माइनस के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा. 1 2 3 4 5, यहां पे हमें -5 मिल गया. और y की वैल्यू है 0, यानी कि y पर आपने ट्रेवल करना ही नहीं है. तो अब असूली तौर पर आप किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे, आपका आंसर यहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है. यह है -5 and 0. तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो x लाइन के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है. नेक्स्ट है, इफ 20% ऑफ a is equal to 80% of b, which of the following is equal to a plus b. हम कह लेते हैं कि if 20% of a is equal to 80% of b. अच्छा, 20% को हम कर लेते हैं 0.2, क्योंकि परसेंटेज के लिए हम 20 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं. तो 0.2 ऑफ a इज इक्वल टू 0.8 ऑफ b. अब हम यहां पर किसी a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. हम ऐसे कर लेते हैं, यहां पर b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 0.2a को डिवाइड कर देंगे 0.8 से. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4s are 8, तो आंसर आएगा a डिवाइडेड बाय 4. अब हमारे पास जो है वो b की वैल्यू आ गई है. तो a प्लस b के अंदर हमने अब ये वैल्यूज पुट करनी है. a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस a डिवाइडेड बाय 4. अगर आप इसका ये एलसीएम लेंगे, ये आएगा 4a प्लस a, इट इज इक्वल टू 5a डिवाइडेड बाय 4. अब आप इसको डिवाइड कर लें, आपका आंसर आएगा 1.25a. तो यहाँ पे 1.25a नहीं नजर आ रहा, तो ये सारे रॉन्ग आंसर्स हैं. 1.25a इज योर राइट आंसर. तो ये इस तरीके से हम इसे लिख सकेंगे. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द एरिया ऑफ ए सर्कल इन टर्म्स ऑफ सी इट्स सर्कमफ्रेंस. देखें, किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. हम चाहते हैं कि एरिया हम बताएं, लेकिन बताएं c के मानों में. तो उसके लिए हम रेडियस को रिप्लेस करेंगे c से, सर्कमफ्रेंस से. तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 2 पाई r. तो r विल बी इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 2 पाई, क्योंकि 2 पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. अब यहां पर हमने पाई r स्क्वायर, तो ये हमारे पास पाई ऐसे ही रहेगा. r की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे c डिवाइडेड बाय 2 पाई का स्क्वायर. ये आपके पास आंसर आ जाएगा. एरिया विल बी इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई
सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 2 पाई एग्जिस्ट करती है, स्क्वायर को हम इससे खत्म कर लेते हैं, a विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। लेट्स सी, ये हमारा राइट आंसर है। और लास्ट पोर्शन आ जाता है पेडागोजी का, विच थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड प्ले इन लर्निंग। तो लर्निंग में सोशल इंटरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है और गेम्स का भी, तो इसको हम सोशो कल्चरल लर्निंग बाय लेफ विगोट्स्की कहेंगे। ये इसको आप लेफ पढ़ेंगे, लेव ना पढ़िएगा, लेफ फे की साउंड देंगे। नेक्स्ट है विच व्हाट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड ड्रा कंक्लूजन्स। तो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके कंक्लूजन निकालना, इसको हम कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। नेशनल स्टैंडर्ड्स दैट आउटलाइन लर्निंग एक्सपेक्टेशन फॉर स्टूडेंट्स। आपने कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक, आपकी उसमें से एक्सपेक्टेशन होती है स्टूडेंट इसमें से क्या सीखेगा, तो वो जो सीखेगा उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स। Which classroom management technique involves dividing students into small groups to complete a task? तो उसे cooperative learning कहते हैं, ग्रुप्स बनाकर जो टास्क डिवाइड किया जाता है। What is the primary goal of effective classroom management? Effective classroom management का जो अक्सर मकसद होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स एक साफ सुथरे, पुरअमन, दोस्ताना माहौल में अपनी तालीम जारी रख सकें, टू क्रिएट अ सेफ, पॉजिटिव एंड कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। Which type of assessment provides ongoing feedback to improve student learning? एक होता है फीडबैक स्टडी के एंड पर, साल के एंड पर, और एक होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। तो वो जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी है उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसमें क्लासरूम में टीचर क्विज भी ले सकता है, रिटन टेस्ट भी ले सकता है। विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट्स। तो इन पर्सन इंस्ट्रक्शंस और ऑनलाइन कंपोनेंट्स दोनों का मिला रहे हो तो आप क्या कर रहे हैं, ब्लेंडेड लर्निंग। नेक्स्ट है विच पेडागोजिकल अप्रोच एम्फसाइजेस डेवलपिंग स्टूडेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल स्किल्स। तो इसको हम सोशल इमोशनल लर्निंग कहते हैं। व्हाट इज द की प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल? फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल होता है जिसमें आप असल टेक्निक को फ्लिप कर दें। एक ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ाने का कि आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और घर पे करने के लिए टास्क दे रहे हैं। फ्लिप्ड में आप उलट कर देंगे, आप बच्चों को कहेंगे कि ये आपने घर से पढ़ के आना है, और क्लासरूम में आप उनको टास्क देंगे, डिस्कशंस करवाएंगे, उनकी मीटिंग्स करवाएंगे, तो उसको हम फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर्स हैं, लेक्चर्स आर डिलीवर्ड इन क्लास एंड एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड एट होम। ये तो ट्रेडिशनल हो गया। टीचर स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेडिंग पेपर्स, ये भी नहीं है इसमें। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लासरूम एंड होमवर्क एक्टिविटीज, ऐसा भी नहीं है। स्टूडेंट्स कंप्लीट ऑल वर्क इन द क्लासरूम अंडर टीचर सुपरविजन। अच्छा, अगर किसी हद तक इसको ठीक मानना है तो ये डी वाला ठीक हो सकता है, लेकिन द बेटर आंसर विल बी द स्टूडेंट्स आर असाइन्ड टू स्टडी, टू रीड कंटेंट्स एट होम एंड दे विल बी इन्वॉल्व्ड इन ग्रुप एक्टिविटीज इन द क्लासरूम अंडर द टीचर सुपरविजन। दैट विल बी नोन एज फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। नेक्स्ट है इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट्स इंगेज इन प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर देम टू। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जाता है। वो क्या सीखें, वो प्रॉब्लम को समझें, सॉल्यूशन ढूंढें। तो आंसर होगा एक्टिवली इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक एंड सॉल्व प्रॉब्लम। तो यहां पर ये पेपर कंप्लीट हो गया। हमने 5 सब्जेक्ट्स के 10 एमसीक्यूज, टोटल 50 एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको इससे बड़ी हेल्प मिली होगी। मैं अगेन बताता चलूं कि 6 अक्टूबर तक आप लोगों की स्लिप्स जो है वो FGI की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगी। 11-12 अक्टूबर फिलहाल जो है वो टेंटेटिव डेट है टेस्ट की। आधे कैंडिडेट्स का 11 को टेस्ट होगा, आधों का 12 को टेस्ट होगा। अप्लाई करने की डेट तो गुजर चुकी है। जिन्होंने अप्लाई किया है वो तैयारी कर रहे हैं, और अगर वो अपनी तैयारी से मुतमईन नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि इसको मजीद इंप्रूव करना चाहिए, या फिर उन्हें लगता है कि खास मोमेंटम के तहत या खास सिस्टम के तहत तैयारी करने में वो किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करेंगे, सारा कवर कर जाएंगे और टेस्ट के जरिए वो उन पॉसिबल मिस्टेक से बच जाएंगे जो उन्होंने पेपर वाले दिन जाकर करनी है, तो उसके लिए आप लोग MK प्रिपरेशन का सेशन अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं 0333-260-5045 एंड 0342447091। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल यूट्यूब चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि आप तक सारी अपडेट्स पहुंचती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।